तो बच्चों, एक्चुअली आज हमें इस वीडियो में डबिंग करनी पड़ रही है क्योंकि मेरा माइक नहीं काम कर रहा था। तो मैं इस वीडियो को डब कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ में मैं बोल सकूँ। तो देखो बच्चे, हमने पहले एलसीआर सर्किट पढ़ा था। आज की क्लास में हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने सीरीज एलसीआर के बारे में पढ़ा था हमने। तो आज हम लोग रेजोनेंस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज एलसीआर है जिसमें मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर एक ऐसी सप्लाई से कनेक्टेड है हमारे पास। यहाँ पर जो इंडक्टर है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। इनकी अपोजिशंस है। और जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी एल है, कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी है और रजिस्टर के अक्रॉस वी आर है। ये इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमको दे रखे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है। ये हम कंडीशन की बात करते हैं। तो अगर हम इनका वोल्टेज फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये वी आर, वी एल और वी सी इस तरीके से उनका वोल्टेज फेजर आ जाता है। या फिर अगर हम इनका इम्पिडेंस फेजर की बात करें तो ये इस तरीके से एक्स एल, एक्स सी और आर, ये इनका इम्पिडेंस फेजर आ जाता है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में होता क्या है हम जानते हैं। हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे कि क्या होता है। बट एक्चुअली क्या है कि रेजोनेंस की कंडीशन में जब देखा जाए तो एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर होता है उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। उसको रेजोनेंस कंडीशन इसलिए कहते हैं कि उस टाइम सर्किट में जो करंट होता है वो मैक्सिमम मिलता है हम लोगों को देखने को। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं कि दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कंडीशन। जब एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे को कट कर देता है। जब ये एक दूसरे को कट कर देगा तो सर्किट का इंपेडेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। और एक्सएल और एक्सी तो एक दूसरे को कट कर देगा तो सर्किट में इंपेडेंस जो होगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, जेड इजिकल टू आर हो जाएगा। उस टाइम में इंपेडेंस सर्किट का मिनिमम होता है जो कि रेजिस्टेंस के बराबर देखने को मिलता है। बाकी हम पैरामीटर भी देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। तो इंपेडेंस तो हमारा रेजिस्टेंस के बराबर आ गया क्योंकि वो दोनों कट गए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये Z जो है हमारा इम्पिडेंस है, ये मिनिमम हो गया है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। तो इम्पिडेंस इज मिनिमम क्योंकि एक्सएल और एक्सी कट जाता है। अपोजिशन, उनका अपोजिशन एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देता है। अब हम बाकी पैरामीटर्स भी देखते हैं कि बाकी चीज़ों पे क्या क्या असर पड़ता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। उस टाइम पर जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर होती है वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर के बराबर होती है। मतलब वी एल वी सी के बराबर होता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। हम्म तो ऐसे कंडीशन में नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा। नेट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। कि वी एल और वी सी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। तो सर्किट में नेट वोल्टेज, जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो रजिस्टर के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन रेजोनेंस के टाइम में देखने को मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पावर फैक्टर का क्या होगा। हम लोगों ने एलसीआर सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर भी पढ़ा था। तो अब पावर फैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पावर फैक्टर जो होता है कॉस फाई होता है, आर बाय जेड होता है। वो वी आर बाय वी नेट भी लिख सकते हैं जो हमने इसको पहले पढ़ा था। तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि आर और जेड, आर बाय जेड में ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस जो जेड होता है वो आर के बराबर होता है। तो जेड की जगह अगर हम आर पुट कर दें तो आर बाय आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा जो कि मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ फाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी। तो कॉस फाई 1 मतलब फाई, कॉस फाई 1 मतलब कि उसे यूनिटी भी बोल देते हैं कई बार हम लोग। यूनिटी हो गया। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 मैक्सिमम तब होती है जब
जब एंगल कितना हो, 0 डिग्री का एंगल हो, तो उस टाइम में पावर फैक्टर 1 देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फाई, अब कई बार बच्चे पूछते हैं फाई क्या होता है, तो फाई इज एंगल बिटवीन नेट वोल्टेज एंड करंट होता है। ये हमने आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया था कि क्या होता है। एक हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं, जैसे कि इंडक्टर की वोल्टेज है, ये कैपेसिटर की वोल्टेज है, रजिस्टर की वोल्टेज है। अगर हम देखें तो नेट वोल्टेज कहीं मान लो यहाँ आ जाती है और करंट यहाँ आ जाता है, तो इनमें जो एंगल बनता है ये फाई होता है। तो रेजोनेंस के टाइम में जो फाई एंगल होता है 0 होता है, क्योंकि वी एल और वी सी कट जाते हैं। जब वो कट जाएंगे तो नेट वोल्टेज होगा रजिस्टर के अलॉन्ग ही रहेगी, तो इसलिए जो फाई होता है वो 0 हो जाता है। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस हमको फाई की वैल्यू 0 देखने को मिलती है। अब हम कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं कि रेजोनेंस के टाइम में क्या क्या वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। रेजोनेंस के टाइम में जो सर्किट में करंट होता है मैक्सिमम होता है। आमतौर पे करंट की अगर हम बात करें तो करंट आई आर एम एस होता है वी आर एम एस बाय जेड। तो जेड किसके बराबर होता है, आर के बराबर हो जाता है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वी आर एम एस बाय आर। करंट हमको मैक्सिमम देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं, बात करते हैं पावर की। तो पावर आमतौर पर होता है वी आई कॉस फाई किसी भी एल सी आर सर्किट में। पी आई, हाँ, बट एक्चुअली क्या है कि रेजोनेंस के टाइम में कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, तो पावर हो जाता है वी आर एम एस आई आर एम एस। ये पावर का फॉर्मूला आ जाता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम में सर्किट में पावर डिसिपेशन भी मैक्सिमम देखने को मिलती है। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस का फॉर्मूला जब हम एक्स सी की और ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर दें तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम चाहें तो एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं जो ओमेगा एल और सी के बीच में हो। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे ले आएँ तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी हो जाएगा। तो इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय रूट एल सी। इसमें ओमेगा को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये हमारी एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें ओमेगा को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे सर्किट में करंट मैक्सिमम मिले। तो देखो जो जब सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि सर्किट, ये जो सर्किट है हमारा रेजोनेंट सर्किट है, रेजोनेंट सर्किट कहलाता है हमारा जो सर्किट होता है। तो इस टाइम में सर्किट में करंट मैक्सिमम देखने को मिलता है, पावर और इम्पिडेंस मिनिमम देखने को मिलता है, और पावर डिसिपेशन सर्किट का हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो अब हम लोग कुछ ग्राफ देखते हैं इसमें कि किस तरीके से कर्व आता है यहाँ पर इम्पिडेंस का और फ्रीक्वेंसी का, और करंट का और फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमारा इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी का कर्व होता है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमने प्लॉट की हुई है एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने इम्पिडेंस प्लॉट किया है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है जिस पे इम्पिडेंस बिल्कुल मिनिमम है, इस पे हमें रेजोनेंस अचीव हो रहा है। ऐसे अगर हम करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व ड्रॉ करें तो यहाँ पर करंट हमको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम में सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है और इम्पिडेंस मिनिमम होता है, ये हमारी कंडीशन होती है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टाइम में, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये हमें देखने को मिलेगा। तो जो इम्पिडेंस होगा हमारा रेजिस्टेंस के बराबर होगा, और करंट हमारा जो मैक्सिमम होगा उस टाइम में हमें देखने को मिलेगा एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये जो दोनों ग्राफ में है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं। उस टाइम पे इम्पिडेंस मिनिमम है और करंट क्या है, मैक्सिमम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों अब हमारे पास जहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए बोर्ड पे, तो पहला क्वेश्चन जो है, ये दोनों ही क्वेश्चन रेजोनेंस से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि ये हमारे पास एक एलसीआर सर्किट दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, और पूछा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर विच मे बी जॉइंट सुटेबली टू द कैपेसिटर सच दैट इट मेक द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट यूनिटी। तो कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में डायरेक्टली रेजोनेंस नहीं बोल रखा होता है, घुमा फिरा के दे रखा होता है। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब ये रेजोनेंस की ही बात कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम में पावर फैक्टर यूनिटी होता है। कब रेजोनेंस की कंडीशन में एक्चुअली क्या है कि इस टाइम पर अगर देखा जाए पावर फैक्टर यूनिटी जैसे बोल रखा है तो उसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन है। तो पावर फैक्टर हमारा जो होता है cos फाइव होता है, इसकी ये 1 होने की बात कर रहा है। तो कई बार हमें मतलब
डायरेक्टली पता नहीं चलता है, हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में पूछ रखा है। तो अब क्या होगा कि जैसे अगर हम बात करें पावर फैक्टर यूनिटी की या रेजोनेंस की बात करें, तो रेजोनेंस के टाइम में हमें पता है कि जो ओमेगा एल है वो मतलब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर होता है, या फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होती है 1/√LC, एक्सएल एक्सी के बराबर हमें देखने को मिलता है। बट एक्चुअली क्या है, क्या यहाँ पर अभी इस टाइम पर ऐसा होगा कि ये बराबर होगा? नहीं। इस टाइम पे अगर आप देखो तो ये आपको बराबर देखने को नहीं मिलेगा, तभी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि क्या कैपेसिटर लगाया जाए। अगर होता तो हमसे पूछा नहीं जाता है। अभी ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी यहाँ पर जो हमें दिया है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ये अभी इस टाइम में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ये वाली यहाँ पर। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये पावर फैक्टर हमारा यूनिटी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या अभी हम बात करें हमें ओमेगा दिया हुआ है, ये जो ओमेगा है ये दिया हुआ है क्या? तो देखो बच्चों यहाँ पर ये ओमेगा की अगर हम बात करें, क्या हमें ओमेगा दिया है? बताओ। तो ये जो है इक्वेशन वोल्टेज की दे रखी है, तो इसमें ये 1000 है क्योंकि ओमेगा t+5 होता है, तो ये ओमेगा जो है ये 1000 है। यहाँ पर ये 1000 जो है ये ओमेगा है हमारा, √1/LC। अब आप कहोगे एल और सी क्या है? एल की तो वैल्यू दे रखी है 100 मिली हेनरी, तो मिली 10⁻⁻² हो गया, हमने लिख दिया। और यहाँ सी की वैल्यू क्या है? अब आप कहोगे सर सी की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड पुट कर दें। नहीं बच्चों, सी की वो वैल्यू नहीं है। सी की ये वो वैल्यू पूछ रहा है जब रेजोनेंस हो। अभी तो रेजोनेंस नहीं है, तो 2 माइक्रोफैराड पे रेजोनेंस नहीं है, कौन सी वैल्यू पे रेजोनेंस होगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ 2 नहीं लेंगे। कई बच्चों को लगता है, कई बच्चे कहते हैं सर 2 ही पुट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें यहाँ की सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या आएगी सी की वैल्यू? वो रेजोनेंस वाली वैल्यू हमें जो मिलेगी वो यहाँ आएगी। ये जो इस टाइम पे 2 माइक्रोफैराड है, इस टाइम पे हमको रेजोनेंस अभी नहीं मिला हुआ है इस टाइम पर। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम सूटेबली चेक देखेंगे कि कितनी वैल्यू सी की होनी चाहिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे। इसका एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं पूरे का। तो ये 1000 का स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁴ इंटू 10⁻⁻6। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं माइनस मिटा करके 10⁻⁻1 हो जाएगा ये, इंटू सी हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऊपर ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। ये हो जाएगा 1/10⁻⁻1 इंटू 10⁻6। तो उसको ऊपर ले आएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा 10, और 10⁻6 हो जाएगा -6। ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब कि रेजोनेंस कंडीशन के लिए जो कैपेसिटेंस होना चाहिए था यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड का होना चाहिए था यहाँ पर हमारे पास। हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया, ये ऊपर ले गए तो जबकि अभी हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड है, तो रेजोनेंस तो यहाँ पे फिलहाल नहीं है। तो क्या करें भाई, 2 माइक्रोफैराड से 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? तो इसका मतलब हमें डिफरेंस अगर निकाले तो हमें देखा जाए कितना चाहिए होगा, 8 माइक्रोफैराड का डिफरेंस आएगा। तो ये कह रहे कितना इसके साथ एडिशनली हम लगाएं। तो भाई एडिशनली हमको देखा जाए तो 8 लगाना पड़ेगा। सीरीज़ में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे? तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में जब हम लगाते हैं दो कैपेसिटर तो उनका कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। तो 8 + 2 मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा, जो हमको फाइनली वैल्यू रेजोनेंस के लिए चाहिए यहाँ पर। अब हम अपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी जो हमारा है वो भी इसी टॉपिक से एसोसिएटेड है, रेजोनेंस ऑफ सीरीज़ एलसीआर सर्किट। तो हम ये डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो चेक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि एक सीरीज़ एलसीआर सर्किट है जिसमें सप्लाई वोल्टेज दे रखी है, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटर दे रखा है, रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है, और पूछा हुआ है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एवरेज पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। तो एक्चुअली क्या डायरेक्टली ये क्वेश्चन में देते नहीं है, बताते नहीं कि रेजोनेंस की बात करते हैं। ये इन्होंने ऐसे दे दिया कि पावर डिसिपेशन मैक्सिमम क्या होगा, ऐसा मेंशन कर दिया इन लोगों ने। तो पावर डिसिपेशन मैक्सिमम मतलब घूम फिर के ये रेजोनेंस के बारे में पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कौन सी फ्रीक्वेंसी। तो इसका फ्रीक्वेंसी की अगर वो बात कर रहा है तो इसका मतलब वो हमसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहा है। अगर आपको कभी भी लगे
तो ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही होता है, रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली पूछी जाती है, बट एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ये नहीं लिखते कई बार कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताओ, वो बोल देते हैं कि पावर फैक्टर मैक्सिमम हो, करंट मैक्सिमम हो, इम्पीडेंस मिनिमम हो, इस तरीके से क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है सीधे सीधे, और हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम यूटिलाइज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे भैया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 मिली, मतलब 10⁻³ कैपेसिटेंस कितना है यहाँ दिया हुआ है 400/π², ये हमको दे रखा है। अब ये रूट में है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे साथ साथ में, 10 की, और अगर माइक्रो में है तो 10⁻6 लिख देंगे। तो ये रूट में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये, तो इस ये 0 पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारे के सारे, और इसकी वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, उसको ऊपर ले आएंगे, फाइनली हमें कुछ वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 × 10⁻³ हो जाएगा, और पाई ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा π/2 × 10⁻³ रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली उसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। अब सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे कि सर्किट में आरएमएस करंट क्या होगा। तो आरएमएस करंट होता है वोल्टेज बाय नेट अपोजिशन, नेट अपोजिशन जो होता है इम्पीडेंस होता है। तो रेजिस्टेंस के टाइम में जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो VRMS/R आ जाएगा। तो VRMS की वैल्यू दे रखी है 220 और रेजिस्टेंस दे रखा है 55, तो ये कट जाएगा डायरेक्टली और 4 आंसर आ जाएगा, 4 एम्पेयर का ये हमारा आंसर है।